आदाब नाजरीन, न्यूज रूम लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का मामला। मुकदमे की इजाजत देने में से 2 से 3 माह लग सकते हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट को दी जानकारी। तफ्तीशकार हादसे का हुए शिकार, इसलिए अदालत में नहीं हो सके हाजिर। केस की पेशरफ्त पर पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के डीसीपी से मांगी रिपोर्ट। अगली समाअत 29 मार्च को। नाज़रीन, आपको बता दें, जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का पूरा मामला है ये। मुकदमे की इजाजत देने में 2 से 3 माह लग सकते हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट को ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि तफ्तीशकार हादसे का शिकार हुए, इसलिए अदालत में नहीं हो सके हैं वो हाजिर। केस की पेशरफ्त पर पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के डीसीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले पर? फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस से चार्जशीट को लेकर सैंक्शन नहीं मिला तो आखिर इतनी जल्दी क्यों थी कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया और उमर खालिद को लेकर जो फिलहाल चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर डीसीपी से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा। उससे पहले डीसीपी इस पूरे मामले की जो जांच कर रहे हैं वो अपना स्टेटस रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब अगली समाअत 29 मार्च को होगी, तो मजीद क्या कुछ उस समाअत में आ सकता है? क्या कुछ दलीलें जो है कन्हैया कुमार की जानिब से इस पूरे मामले में दी जा सकती हैं? जी देखिए, साफ तौर से दिल्ली पुलिस बार बार यही कह रही है कि कन्हैया के ऊपर जो देशद्रोह का मामला लगाया गया है उसको लेकर फिलहाल सैंक्शन अभी नहीं मिल रहा है दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे चार्जशीट को एक बार वो फिर से देखेंगे, उसके बाद सैंक्शन पर विचार करेंगे और इस पूरे प्रकरण में 2 से या 3 महीने लग सकता है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सेडेशन मामले में वो सैंक्शन नहीं मिलता है तो जो चार्जेस दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं वो उस चार्जेस पर सुनवाई शुरू करेंगे। लेकिन आज एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और ये कहा है कि इस पूरे मामले में वो अपना स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले में दाखिल करें। तो देखना ये भी है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपना क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल करती है। लेकिन जिस तरह चार्जशीट दाखिल की गई है और चार्जशीट बिना सैंक्शन के दाखिल की गई है, इस पर पटियाला हाउस कोर्ट खासा नाराज था। जी सुशील, जैसा कि बताया गया है कि मुकदमे की इजाजत जो नहीं मिली है अभी तक, उसमें 2 से 3 माह लग सकते हैं, तो क्या कुछ मजीद इस मुतल्लिक तफसीलात फराहम की गई है? जी देखिए, फिलहाल जो सैंक्शन था, जो फिलहाल देशद्रोह की जो धारा लगाई गई थी, उस धारा जो के मंजूरी के लिए फिलहाल जो कंसर्न स्टेट है वो फिलहाल परमिशन देता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी परमिशन नहीं दिया था और विदाउट परमिशन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल कर दी थी। हालांकि इससे पहले भी पटियाला हाउस कोर्ट ने कई बार सवाल उठाए और ये भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस अपने पास इस तरह की फाइल दबाकर बैठती है तो वो गलत है, लिहाजा दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। लेकिन आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और ये कहा कि जब तक सैंक्शन नहीं मिला था तो फिर कंसर्न जो एजेंसी है उसको आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि इतनी जल्दी चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार मुनज़्ज़ा आमने सामने है, क्योंकि जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगा तब तक पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई नहीं शुरू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए। नाजरीन, समझौता एक्सप्रेस धमाका केस में आज अहम फैसला आ सकता है। पंचकूला अदालत में आज फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी इस केस के अहम मुल्जिम है। 2007 में पानीपत में समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ था। धमाके में 68 अफराद हलाक हुए थे। इस केस में 224 गवाहों के बयानात दर्ज किए गए हैं। আপনাকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ ভারতমৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।
देश के मंत्रीगण, बांग्लादेश से आए भारत पधारे हुए युवा सांसद एवं नेता और इस सीधे प्रसारण से जुड़े भारत और बांग्लादेश के सभी नागरिक भाई और बहनों, नमस्कार। आशा करी के बांग्लादेशे शोभे भालो आछे। पुलवामा में हमारे जो वीर शहीद हुए, उनके प्रति आपने जो संवेदना प्रकट की, इसके लिए मैं आपका और बांग्लादेश का बहुत आभारी हूं। सबसे पहले तो मैं आम चुनाव के सफल संचालन के लिए बांग्लादेश की जनता का अभिनंदन करता हूं। साथ ही बहुत बड़े जनादेश के साथ प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के ऐतिहासिक विजय के लिए उन्हें हार्दिक बधाई भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आज बांग्लादेश से कुछ युवा सांसद भी यहाँ मौजूद है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ, जैसे उन्होंने भी उल्लेख किया, मेरी ये 6ठी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इतनी सरलता से इतनी बार किन्हीं दो देशों के नेतृत्व के बीच में संपर्क होना अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे और मजबूत है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस एक बहुत विशेष समय पर हो रही है। इस महीने 17 मार्च से बांग्लादेश में बंगबंधु के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है और फिर 26 मार्च को बांग्लादेश की आज़ादी की 48वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। और इन दोनों तारीखों के बीच दोनों देशों में करोड़ों लोग होली का पवित्र त्योहार भी मनाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की बात जब भी होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के विजन को मानता हूं। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि साथ ही नॉलेज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के कदम उठाए हैं। बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों को भारत और पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा। बसों और ट्रक्स की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमिका अदा करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मुश्तरका वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। आम इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी जमातें सरगर्म हो गई है। बीजेपी सदर अमित शाह सीनियर लीडरों के साथ आज अहम मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे विनीत बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, अहम मीटिंग होने जा रही है बीजेपी की, अमित शाह भी शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत होनी है? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 3 बजे पूरे प्रवक्ताओं की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल होंगे, अरुण जेटली शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद वो भी शामिल होंगे और पार्टी के अन्य जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। और साफ तौर पर उनके साथ ये चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाना है और किन मुद्दों को प्रवक्ता जब मीडिया को के सामने जाएंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2 तरह के जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी बात भी यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, जो राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात हो, उसे उठाया जाए और साथ ही साथ यह भी ख्याल रखा जाए
कि जो पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने काम किए हैं उसकी भी चर्चा की जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बीजेपी यह परसेप्शन करते ही नहीं देना चाहती कि वह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर या फिर जो अभी हालिया के घटनाक्रम है उसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, बल्कि वह यह भी बताना चाहती है कि पिछले 5 साल में जो सरकार ने काम किए हैं उस पर भी चर्चा की जाए, उस पर भी वोट मांगी जाए, क्योंकि जो हिसाब होता है लोकसभा का चुनाव जो 5 साल का होता है वो पूरे 5 साल का सरकार को हिसाब देना होता है। और बीजेपी भी यही चाहती है कि पूरे 5 साल का हिसाब दिया जाए, न कि सिर्फ अभी जो हालिया दिनों में जो घटनाक्रम डेवलप हुए हैं उस पर चर्चा की जाए। तो बीजेपी साफ तौर पर विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और इसी की यहाँ पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी कुछ वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनाव की चूंकि घोषणा हो गई है और उस पर वो चर्चा करेंगे और पार्टी की रणनीति जो है वो उसे अमल करेंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी हमेशा एक संगठन के तौर पे काम करती है और जिसमें चुनाव एक प्रक्रिया के तहत ही आता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार चुनावी दौरों पर रहते हैं। लगभग लेकिन जैसा कि हमने पिछले बीजेपी की मीटिंग्स में देखा जो अहम मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव का वो नेशनलिज्म ही रहेगा। जो फ्रंट फुट पे टॉपिक सामने आएगा वो नेशनलिज्म का होगा। तो किस तरह से ये जो स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं बीजेपी, तो उसको किस तरह से देखा जा रहा है? आज निश्चित तौर पर कल जब हमने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से बात की थी और ईटीवी और न्यूज़ 18 के दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखाया था कि किस तरह से वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वो बात करना चाहते थे। जब मैंने उनसे यह पूछा था कि क्या एयर स्ट्राइक जो हुआ है उसको वो मुद्दा रहेगा, तो उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। लेकिन वह यह भी बीजेपी यह भी चाहती है कि विपक्ष उन्हें इन मुद्दों पर ना घेरे कि सिर्फ जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या एयर स्ट्राइक के मुद्दों पर ही बीजेपी कामकाज कर रहे पर ही बीजेपी चुनाव में जा रही है और पिछले 5 साल में कोई कामकाज नहीं किया। इसीलिए बीजेपी यह चाहती है कि न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा रहे बल्कि जो 5 साल में काम किए गए हों, चाहे वो उज्ज्वला के काम हो, जनधन के काम हो, नोटबंदी के काम हो, जीएसटी के काम हो या फिर लोगों को सस्ते लोन दिलवाने के काम हो या फिर अन्य जो काम जिनसे लोगों को फायदा हुआ हो, मुद्रा योजना हो, उन सभी मुद्दों को भी जो बीजेपी है वो बताए। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ इन सभी मुद्दों को बीजेपी बताए और इन्हीं सब के साथ बीजेपी अपने वोटरों के पास जाए और वोट मांगे। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए। नाजरीन, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं, उम्मीदवारों के नामों पर गौर-व-ख्वाज किया जा रहा है। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है। जराये के मुताबिक मीटिंग में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर माथापच्ची की जाएगी। मीटिंग में राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और नायब वजीर आला सचिन पायलट शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आज जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है, कौन कौन से लीडरान जो है इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं और किन मुद्दों पर खास तौर पर बातचीत होने जा रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, आज ये कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। सोनिया गांधी के आवास में ये बैठक होगी और इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनके नामों को लेकर फैसला किया जाएगा, अंतिम मोहर लगेगी। ये मध्य प्रदेश के जो करीब 20 सीटें हैं वहाँ पर फाइनल कर दिया जाएगा, जबकि राजस्थान की वो सीटें जिस पर कोई विवाद नहीं है, एक ही नाम स्क्रीनिंग कमेटी से पास किया गया, उसको भी लिस्ट उस पर भी मोहर लग जाएगी। हालांकि लिस्ट जारी होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। शाम को 6 बजे के आसपास ये मीटिंग सोनिया गांधी के आवास में शुरू होगी। जी मुनज़्ज़ा, ये जो उम्मीदवारों के नाम आज तय होने हैं, तो किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे जो है नाम तय होंगे उम्मीदवारों के? देखिए मुनज़्ज़ा, बहुत साफ है कि जो उम्मीदवार जीत सकता है, ये लगातार कांग्रेस दावा कर रही कि हमारा क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि जो कैंडिडेट जीत सके उसको हम टिकट देंगे और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, छवि साफ है,
उनको टिकट देंगे। तो पैमाना तो यही है, लेकिन फिर उसमें जिताऊ की अगर बात आ जाती है कि आप जीतने वाले कैंडिडेट अगर कहीं कुछ खामी है तो उसको दरकिनार भी किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट जो है वो इनका मेन पैमाना है। अगर उसके अलावा आपके अंदर कहीं कुछ कमियां रहती हैं तो पार्टी कोई भी हो उसको दरकिनार कर देती है। लेकिन दिखाने के लिए पैमाने सब बनाते हैं, लेकिन जो असली मुद्दा होता है वो सिर्फ यही होता है कि जो पार्टी को चुनाव में जीत दिला सके उसी को टिकट देना है। जी बिल्कुल अशरफ, जैसे कि बीजेपी की मीटिंग से साफ हुआ है कि इस बार के 2019 इलेक्शंस में उनका मुद्दा जो है वो नेशनलिज्म होने जा रहा है, तो कांग्रेस का क्या स्ट्रेटेजी प्लान है, क्या लेकर वो जनता के पास वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस का मुद्दे हैं वो बहुत साफ हैं। कई बार इस चीज़ को कांग्रेस दोहरा चुकी है कि हमारा किसानों का मुद्दा है, हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और जो प्रधानमंत्री ने 15 लाख देने का वादा किया था वो मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। साथ साथ ये जो अभी पुलवामा अटैक हुआ है उसको लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे, और एयर स्ट्राइक कि कैसे सरकार ने एयर स्ट्राइक करी है, क्योंकि कई जगह एयर स्ट्राइक को लेकर सवालिया निशान है। तो ये सब मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा स्टेट में जो भाजपा की सरकारें हैं, जो बीजेपी की सरकारें हैं, तो उनकी सरकारों की खामियां जो भी रहेंगी, हर स्टेट में अलग अलग मुद्दे हैं स्टेट के बीजेपी सरकार के, तो उनको वो मुद्दा बनाएगी। और राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे ये छाए रहेंगे। जी बिल्कुल अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। कोलकाता के मेयर और टीएमसी के लीडर फरहाद हकीम ने लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ताल्लुक से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, लेकिन रोजी की हालत में मुसलमानों के लिए हक़ राय दही का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी यही चाहती है कि अक़लियती अफराद अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल न करें। इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध हम कुछ नहीं बोलना चाहते, मगर बिहार, यूपी और बंगाल में 7 फेज के इलेक्शन में इनका यहाँ जो हमारे लोगों हैं उनके लिए कठिनाई है, उनके लिए तकलीफ है। ज्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमजान है, और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं, और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। इसे इलेक्शन कमीशन को नजर में रखना चाहिए था। जरूर बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे, मगर इलेक्शन कमीशन को इसको ध्यान में रखने से अच्छा होता। मगर हम इसके लिए चिंतित नहीं है, क्योंकि आदमी जो है वो एक साथ मिलके अभी जोट बन गए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब मिलके जोट बन गए, और वो इस बार कमिटेड है जो बीजेपी हटाओ देश बचाओ। रमजान में वोटिंग के ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इतना कमजोर नहीं है कि वो रोजे की हालत में वोट न दे सके। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गैर जरूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप। आपको रमज़ान के बारे में क्या मालूम? रमज़ान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई से चांद के सेटिंग के ऊपर, और ईद होगी जून 4 या 5 को, वो भी चांद की सेटिंग के ऊपर। और हमको बहैसियत मुल्क एज अ कंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है जून 3 या 4 तक। तो रमज़ान में तो हो ही गया ना इलेक्शन, रमज़ान में तो होएगा इलेक्शन। 5 मई से रमज़ान शुरू होगा, तो 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात ये है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रमज़ान आएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े फ़ख्र और जोश व खरोश के साथ रमज़ान में रोज़ा रहेंगे, तरावी की नमाज अदा करेंगे, उस महीने में गरीबों पर, मजलूमों पर रहम करेंगे, सदका निकालेंगे और इंसानियत के और बेहतरीन मज़ाहिरे करेंगे। मेरा मानना यह है कि रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न कराने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो दलील दी जा रही है इसमें कोई वजह नहीं है।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हालात इंतखाबात के लिए साजगार नहीं थे तो पार्लिमानी इंतखाबात कैसे कराए जा रहे हैं। एनसी सदर श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त से इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि जब भी रियासत में असेंबली चुनाव होंगे जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और उमर अब्दुल्ला रियासत के नए वजीर आला होंगे। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का बहुत गलत फैसला था। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से खिलवाड़ किया है। यहां सब पार्टियां तैयार थी। जब इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए तैयार है, सारी फौजें तैयार हैं, सारे अफसर तैयार हैं, 3 इन्होंने वो मुशीर भी खड़े कर दिए हैं, तो शर्म नहीं आती इनको ये कहने के लिए कि असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते। इनका सर नीचे हो जाना चाहिए कि किस डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं। क्यों इल्तिवा में रखा गया? कई चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक, जमाती इस्लामी पे हमला, कि जमाती इस्लामी को चुप करा सकें या उनके हक में वोट दिलाएं। मौलवी उमर फारूक को इनाया का बुलावा दिल्ली कि उस पर जोर दिया जाए और दबाव डाला जाए उस पर कि वो इनकी तरफ वोट दे। ये सब चीजें हमें दिखाती हैं कि इनका मकसद यहाँ पे सफा इलेक्शन कराना नहीं है। कह रहे हैं कि जो यहाँ पे माहौल जो रिसेंट पास्ट में रहा उसको नज़र में रखते हुए और पॉलिटिकल पार्टी से राय लेते हुए, सिक्योरिटी एजेंसी से राय लेते हुए ये फैसला लिया गया। अगर सिक्योरिटी एजेंसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन करा सकती है तो उस सिक्योरिटी एजेंसी को किसने कहा नहीं करा सकते? ये जरा बताए इलेक्शन कमीशन। तब तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी नहीं करने चाहिए। किसको ये उल्लू बना रहे हैं, मुझे ये बताइए। आपको लगता है कि जो पिछली सरकार में भागीदार रहे वो भी नहीं चाहते थे कि अभी इलेक्शन हो ताकि जो डैमेज कंट्रोल कर सके? ये कुछ भी करें, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जीतेगी और बहुमत में आएगी और यहाँ अगली हुकूमत बनाएगी। ये यहाँ पे लोगों को धमकाने और दबाने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आएगी। जहाँ तक थर्ड फ्रंट है, ये इन्होंने अपने लिए खड़ा किया है कि थर्ड फ्रंट मुसलमानों के वोट जो है वो डिवाइड कर सके। उनका और कोई काम नहीं है। क्यों थर्ड फ्रंट सिर्फ कश्मीर में है? आप एज चीफ मिनिस्टर मैदान में उतरेंगे कि उमर साहब को ही आगे करेंगे? उमर साहब ही आगे रहेगा, जवान है, मैं तो बूढ़ा हो गया। अब उसका काम है इस रियासत को इन मुश्किलात से निकालना जिसमें ये रियासत पड़ी हुई है। और पार्लिमानी इंतखाबात में आप? मैं हूं, क्योंकि वहां बूढ़े लगते हैं काम करने के लिए। नाजरीन, कांग्रेस इस वक्त मीडिया से खिताब कर रही है, आपको सीधा ले चलते हैं। वहां की बातें हुई, पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल 3 बार संसद के 3 समितियों के सामने आए। 3 बार। पहले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की समिति, दूसरी बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और तीसरी बार स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। और तीनों बैठकों में गवर्नर साहब ने औपचारिक तौर से यह नहीं कहा कि इस बैठक में क्या बातचीत हुई। उन्होंने यही कहा कि सरकार ने निर्णय लिया कि नोटबंदी होगा और हमने उसका समर्थन किया। आज आपको इस बैठक की जो विवरण है उसको आप सबको मिल रहा है। कांग्रेस मीडिया से खिताब कर रही थी। नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।